नमस्ते दोस्तों, 20 मिनट लेसन में आप सभी का स्वागत है। और आज का विषय है वेक्टर कैलकुलस 2। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। जिस तरीके से डेल ऑपरेटर को स्केलर फील्ड पे अप्लाई करने पे हमें उसका ग्रेडियंट मिलता था, उसी तरह डेल ऑपरेटर को वेक्टर फील्ड पे डॉट प्रोडक्ट से हमें उसका डाइवर्जेंस मिलता है। जहां ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी था, वहीं डाइवर्जेंस हमें एक स्केलर क्वांटिटी देगा। मानिए हमारे पास कोई ए वेक्टर है जिसका अपना कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट है ax, ay, az। तो हम a को लिख सकते हैं axi प्लस ayj प्लस azk। अब हमारे पास डेल ऑपरेटर है जो कि बराबर होता है डेल ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल ओवर डेल वाई जे प्लस डेल ओवर डेल जेड के। तो डेल डॉट ए हमें देगा डेल ए एक्स ओवर डेल एक्स प्लस डेल ए वाई ओवर डेल वाई प्लस डेल ए जेड ओवर डेल जेड। तो जैसे पहले भी बताया था मैंने कि यहाँ a और डेल दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है और उनका डॉट प्रोडक्ट हमें फाइनल रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी देगा। अब हम आगे चलते हैं। अगर हमारे पास सोर्स होगा तो उससे निकलने वाला फील्ड बाहर की तरफ जाएगा, जैसे कि हमें ये सोर्स जिफ में दिख सकता है। उसी तरह अगर हमारे पास कोई सिंक है तो फील्ड जो है उसकी तरफ अप्रोच करता है, जैसे कि हमें ये सिंक जिफ में देखा जा सकता है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई r पोजीशन वेक्टर है तो उसका डाइवर्जेंस कांस्टेंट 3 के बराबर होता है। जैसे कि हमें पता है कि डेल जो है वो होता है डेल ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल ओवर डेल वाई जे प्लस डेल ओवर डेल जेड के, और r होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, मतलब पोजीशन वेक्टर। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो हमें देगा वो फाइनल देगा डेल एक्स ओवर डेल एक्स प्लस डेल वाई ओवर डेल वाई प्लस डेल जेड ओवर डेल जेड, जो कि 1 के बराबर होगा। तो हमें फाइनल मिल जाएगा 1 + 1 + 1 = 3। अब हम आगे चलते हैं। कर्ल ऑफ ए वेक्टर। अब हमने डेल ऑपरेटर को स्केलर फील्ड पे जब अप्लाई किया तो हमें ग्रेडियंट मिला। जब वेक्टर फील्ड के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट निकाला तो हमें डाइवर्जेंस मिला। उसी तरह अगर हम ग्रेडियंट ऑपरेटर को किसी वेक्टर फील्ड पे क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें उसका कर्ल मिल जाता है। हम कर्ल को डेल क्रॉस ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई ए फील्ड है जो कि बराबर है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और डेल है डेल ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल ओवर डेल वाई जे प्लस डेल ओवर डेल जेड के, तो इसके क्रॉस प्रोडक्ट को हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि बराबर होगा आई जे के डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड ए एक्स ए वाई ए जेड, जो हमें देगा आयोटा ऑफ डेल ए जेड ओवर डेल वाई माइनस डेल ए वाई ओवर डेल जेड माइनस जे डेल ए जेड ओवर डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स ओवर डेल जेड प्लस के डेल ए वाई ओवर डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स ओवर डेल वाई। क्योंकि यहाँ पे जे पे माइनस होता है तो इसलिए हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा डेल ए जेड ओवर डेल वाई माइनस डेल ए वाई ओवर डेल जेड आयोटा प्लस डेल ए एक्स ओवर डेल जेड माइनस डेल ए जेड ओवर डेल एक्स जे प्लस डेल ए वाई ओवर डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स ओवर डेल वाई के। तो ये हमारे कर्ल के बराबर होगा। अब आगे हम देख लेते हैं। तो अगर हम कर्ल को विजुलाइज करें, मानिए हमारे पास स्पेस में कोई ए फील्ड है और एक दूसरा कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट जो है वो ए फील्ड से प्रभावित होता है, और जैसे ही ए फील्ड और सर्कुलर ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन होता है तो वो सर्कुलर मोशन में रोटेट करने लगता है। इस तरीके से सर्कल के परपेंडिकुलर में एक बी फील्ड और बी वेक्टर एक्सपीरियंस होता है, और यही बी जो है वो बराबर होता है डेल क्रॉस ए। अब हम आगे चलते हैं। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें हमें दिखाना है कि कर्ल ऑफ पोजीशन वेक्टर इज 0 और कर्ल ऑफ पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाई में कोई भी r का फंक्शन इक्वल टू 0। तो हमें जैसे पता है कि पोजीशन वेक्टर को लिखा जा सकता है r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और कर्ल ऑफ r जो होगा वो बराबर होगा आई जे के डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड एक्स वाई जेड, जो कि बराबर होगा डेल जेड ओवर डेल वाई माइनस डेल वाई ओवर डेल जेड आई प्लस डेल एक्स ओवर डेल जेड माइनस डेल जेड ओवर डेल एक्स जे प्लस डेल वाई ओवर डेल एक्स माइनस डेल एक्स ओवर डेल वाई के। अब क्योंकि z जो है वो y से डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, y z से डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, x z से डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, y x से डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, तो इसलिए हमें जो टोटल रिजल्ट मिलेगा वो बराबर होगा इक्वल टू
0 के, तो कर्ल ऑफ पोजीशन वेक्टर 0 के बराबर होता है। इसी तरह अगर हम डेल क्रॉस आर एफ आर निकालें तो वो बराबर होगा आई जे के डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड एक्स एफ आर वाई एफ आर जेड एफ आर, जो कि बराबर होगा डेल जेड एफ आर माइनस डेल वाई माइनस डेल वाई एफ आर ओवर डेल जेड आयोटा प्लस डेल एक्स एफ आर ओवर डेल जेड माइनस डेल जेड एफ आर ओवर डेल एक्स जे प्लस डेल वाई एफ आर ओवर डेल एक्स माइनस डेल एक्स एफ आर ओवर डेल वाई के। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा कि जैसे हमें पता है कि जेड वाई से डिफरेंशिएट नहीं होता तो जेड बाहर आ जाएगा, और वाई जेड से डिफरेंशिएट नहीं होता तो वाई भी बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें जो मिलेगा वो होगा जेड डेल एफ आर ओवर डेल वाई माइनस वाई डेल एफ आर ओवर डेल जेड आयोटा प्लस एक्स डेल एफ आर ओवर डेल जेड माइनस जेड डेल एफ आर ओवर डेल एक्स जे प्लस वाई डेल एफ आर ओवर डेल एक्स माइनस एक्स डेल एफ आर ओवर डेल वाई के। अब हम खाली अगर डेल एफ आर ओवर डेल एक्स को निकालें तो वो बराबर आएगा माइनस डी एफ आर ओवर डी आर एक्स ओवर आर। इसी तरह डी एफ ओवर डी वाई जो आएगा वो बराबर होगा माइनस डी एफ आर ओवर डी आर वाई ओवर आर, और डेल एफ आर ओवर डेल जेड जो है वो बराबर आएगा माइनस डी एफ ओवर डी आर जेड ओवर आर। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमें मिल जाएगा डी एफ ओवर डी आर माइनस जेड वाई ओवर आर प्लस वाई जेड ओवर आर का आयोटा प्लस डी एफ ओवर डी आर माइनस एक्स जेड ओवर आर प्लस जेड एक्स ओवर आर का जे प्लस डी एफ ओवर डी आर माइनस वाई एक्स ओवर आर प्लस एक्स वाई ओवर आर का के। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट के टर्म है वो प्लस माइनस अल्टरनेटिव है, इसलिए ये सारे 0 के बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्रॉस आर एफ आर वो भी 0 के बराबर होता है। अब हम आगे चलते हैं स्टोक्स थ्योरम। तो स्टेटमेंट में एक बार पढ़ देता हूं। स्टोक्स थ्योरम रिलेट द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन अराउंड ए क्लोज लूप C to a surface integral of the curl of the vector over a surface S that spans the loop। तो ये थ्योरम के हिसाब से the line integral of A dot dr is equal to surface integral of curl of A। इसको हम इस जिफ से जैसे समझ सकते हैं कि मानिए हमारे पास कोई एक फील्ड है स्पेस में और इसके अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक कॉन शेप में स्ट्रक्चर बन जाता है, जो कि उसका सरफेस जो एक सर्किल की तरह है, एक बाउंड स्टेट है। तो इसका लाइन इंटीग्रल हमें देगा सरफेस एरिया अंडर दिस लाइन, जो कि कॉन का सरफेस एरिया होगा। और यही सरफेस एरिया हम अगर कर्ल ऑफ ए से निकालें तो भी हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से लाइन इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी आर इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ ए डॉट एन डी एस, इसी को स्टोक्स थ्योरम कहते हैं। अब हम आगे एक एग्जांपल देखते हैं। यूज स्टोक्स थ्योरम टू एवेलुएट द लाइन इंटीग्रेशन ए डॉट डी आर विथ ए 2yzi प्लस एक्स जे प्लस जेड स्क्वायर के अलोंग द सर्कल डिस्क्राइब बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस एग्जांपल में हमें लाइन इंटीग्रल निकालना है जहां पे ए हमें दिया हुआ है, जो कि अलोंग द सर्कल है जिसका रेडियस 1 है। इसे हमें स्टोक्स थ्योरम से निकालना है। तो जैसे हमें पता है स्टोक्स थ्योरम के हिसाब से लाइन इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी आर इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ ए डॉट एन डी एस। तो सबसे पहले हम कर्ल ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू आई जे के डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड 2y जेड एक्स जेड स्क्वायर, जो कि बराबर होगा डेल जेड स्क्वायर डेल वाई माइनस डेल एक्स ओवर डेल जेड आयोटा प्लस डेल 2y जेड ओवर डेल जेड माइनस डेल जेड स्क्वायर ओवर डेल एक्स जे प्लस डेल एक्स ओवर डेल एक्स माइनस 2y जेड ओवर डेल वाई के। तो इस तरीके से हमें जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा 0 आयोटा प्लस 2yj प्लस 1 माइनस 2z के। अब हम सरफेस इंटीग्रल में अगर कर्ल ऑफ ए को रखेंगे तो हमें मिलेगा डबल इंटीग्रल 2yj प्लस 1 माइनस 2z के डॉट एन डी एस। अब जो सर्कल है वो एक्स वाई डायरेक्शन में बना हुआ है, इसलिए वहां पे z इक्वल टू 0 हो जाएगा।
और जो नॉर्मल की डायरेक्शन है वो अलोंग द z डायरेक्शन होगी जो कि k डायरेक्शन है। तो इस तरीके से z इक्वल टू 0 और n इक्वल टू k रखने पे हमें मिलेगा डबल इंटीग्रेशन 2yj प्लस 1 माइनस 2 0 मल्टीप्लाई में k डॉट k ds। तो यहाँ खाली k डॉट k का कंपोनेंट ही सरवाइव करेगा जो कि बराबर होगा डबल इंटीग्रल ऑफ ds जो कि बराबर है एरिया ऑफ सर्कल। अब हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर, रेडियस हमें 1 दिया हुआ है तो हमें मिल जाएगा खाली पाई। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट dr पाई के बराबर हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम को गॉस थ्योरम भी कहा जाता है। इट रिलेट्स द फंक्शन ऑफ ए वेक्टर फील्ड थ्रू ए क्लोज सरफेस एज टू द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड इन द एनक्लोज्ड वॉल्यूम। इसके हिसाब से अगर किसी क्लोज सरफेस से हम वेक्टर फील्ड के फ्लक्स को देखें तो उस क्लोज फील्ड का सरफेस इंटीग्रल जिसके अंदर कोई सोर्स है तो उससे निकलने वाले फील्ड को या उसके निकलने वाले फ्लक्स जो है वो उसके डाइवर्जेंस के वॉल्यूम के इंटीग्रल के बराबर होगा। दूसरे शब्दों में मैं इसके स्टेटमेंट को एक बार पढ़ देता हूं। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस which is called the flux through the surface is equal to the volume integral of the divergence over the region inside the surface। जैसा कि आप इस जिप फाइल में भी देख सकते हैं, मानिए हमारे पास कोई एनक्लोज सरफेस है जहां पे हमने उसे स्फीयर लिया है, उसमें कोई सोर्स है जिससे ए फील्ड निकलता है तो ये फील्ड सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है। तो इस कंडीशन में डबल इंटीग्रल ऑफ ए डॉट एन डी एस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए, इसी को हम डाइवर्जेंस थ्योरम कहते हैं। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। वेरीफाई द डाइवर्जेंस थ्योरम बाय इवैल्यूएटिंग बोथ साइड ऑफ डाइवर्जेंस इक्वेशन विथ ए इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ओवर ए सिलेंडर डिस्क्राइब बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड जेड इज वेरीज फ्रॉम 0 to 4। तो हमें यहाँ पे डाइवर्जेंस थ्योरम को वेरीफाई करना है। हमें एक फील्ड दे रखा है ए जो कि बराबर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के और हमें एक सिलेंडर भी दे रखा है जिसका सरफेस एक सर्कल होता है जो कि बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और इसका जो लेंथ है वो वेरी कर रहा है 0 से लेकर 4 तक। तो हमें जैसे पता है डाइवर्जेंस थ्योरम में डबल इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट एन डी एस इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए डीवी। तो हम सबसे पहले डाइवर्जेंस ऑफ ए निकाल लेते हैं जो कि बराबर होगा डेल ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल ओवर डेल वाई जे प्लस डेल ओवर डेल जेड के डॉट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के जो कि बराबर होगा 3 के। नाउ वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट ए डीवी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डीवी जो कि 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा जो कि बराबर होगा 3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ रेडियस 2 है और h 0 से 4 है तो टोटल h 4 है। तो हमें जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो होगा 48 पाई। अब हमें यहाँ पे डाइवर्जेंस थ्योरम को वेरीफाई करना है और हमने लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू निकाल लिया है। अब हमें राइट हैंड साइड का वैल्यू निकालना है। तो राइट हैंड साइड बराबर होगा डबल इंटीग्रल ऑफ ए डॉट एन डी एस इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टॉप साइड, इंटीग्रल ऑफ बॉटम साइड एंड इंटीग्रल ऑफ कर्व साइड्स। और जो नॉर्मल है वो टॉप साइड में ऊपर की तरफ, बॉटम साइड में नीचे की तरफ और कर्व्ड में जो है सरफेस के परपेंडिकुलर है। इस तरीके से अगर हम टॉप साइड का इंटीग्रल निकालें तो हमें मिलेगा डबल इंटीग्रल एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट 4 ऑफ के। ये 4 ऑफ के इसलिए है क्योंकि हमारा जो हाइट है वो 0 से 4 तक वेरी कर रहा है और ये डायरेक्शन अगर हम z माने तो हमें 4 ऑफ के मिलेगा। तो खाली हमें यहाँ पे k का कंपोनेंट मिल जाएगा जो कि बराबर होगा डबल इंटीग्रल ऑफ 4ds जो कि बराबर होगा 4 टाइम्स सरफेस इंटीग्रल ऑफ टॉप सर्कल। सर्कल का सरफेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आर हमारे पास यहाँ पे 2 है तो हमें टोटल मिल जाएगा 16 पाई। अब हम बॉटम का इंटीग्रल निकालते हैं जो कि बराबर होगा डबल इंटीग्रल ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस 0 के। यहाँ पे हमने 0 के इसलिए लिया है क्योंकि हमारा हाइट 0 से 4 तक वेरी कर रहा है। तो जो सबसे नीचे वाला है वो 0 है और जो सबसे ऊपर वाला है वो 4 है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ k का कंपोनेंट बचेगा जिसका कोफिशिएंट 0 है तो इस तरीके से बॉटम का सरफेस इंटीग्रल 0 हो जाएगा। अब हम अगर कर्व्ड का
सरफेस इंटीग्रल निकालें तो वो बराबर होगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट एन डी एस। यहाँ पे जो नॉर्मल है वो बराबर हो जाएगा डेल फाई ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई, जहां पे फाई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 जो कि गिवन है। और हमें पता है कि डेल अगर फाई पे ऑपरेट करता है तो हमें ग्रेडियंट ऑफ फाई देता है जो कि वेक्टर फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। यहाँ पे वो वेक्टर फील्ड नॉर्मल है तो यहाँ पे ये हमें नॉर्मल के डायरेक्शन को बताएगा। अब नॉर्मल का मैग्नीट्यूड 1 होता है इसलिए हमने यहाँ पे इसे डेल फाई के मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी कर दिया, तो हमें मिलता है एक्स आई प्लस वाई जे डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्व्ड रीजन इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट एक्स आई प्लस वाई जे डिवाइडेड बाई 2 डी एस इक्वल टू हाफ ऑफ डबल इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एस, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ आई और जे का कंपोनेंट ही मिलेगा जो कि बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो 4 के बराबर है, तो इस तरीके से हमें मिलेगा हाफ ऑफ डबल इंटीग्रल 4ds इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में सरफेस एरिया ऑफ द कर्व स्पेस जो कि एक सिलेंडर है और सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। यहाँ r 2 है, h 4 है, तो इस तरीके से हमें टोटल मिल जाएगा 32 पाई। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ a डॉट एन डी एस इक्वल टू 16 पाई प्लस में 0 प्लस 32 पाई इक्वल टू 48 पाई। तो इस तरीके से हमारा जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आता है। अब हम आगे चलते हैं। इरोटेशनल फील्ड एंड स्केलर पोटेंशियल। अगर किसी भी वेक्टर फील्ड का कर्ल 0 होता है किसी बाउंडेड रीजन पे, तो हम उस वेक्टर फील्ड को इरोटेशनल वेक्टर फील्ड कहते हैं। इरोटेशनल वेक्टर फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड भी होता है। जैसा कि हमें स्टोक्स थ्योरम से पता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी आर इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ ए डॉट एन डी एस। अब कर्ल ऑफ ए अगर 0 है तो हमारा लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी आर इक्वल टू 0 के बराबर होगा, जो हमें देगा कि लाइन इंटीग्रल इज ग्रेडियंट ऑफ सम फाई। इस तरीके से कोई भी वेक्टर फील्ड जिसे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड में दिखाया जा सकता है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है, और जो डेल जिस स्केलर फंक्शन पे ऑपरेट करता है उसे हम स्केलर पोटेंशियल कहते हैं। तो इस तरीके से अगर किसी वेक्टर फील्ड का कर्ल 0 है तो वो किसी स्केलर पोटेंशियल के ग्रेडियंट के बराबर होगा। इस तरीके से इरोटेशनल फील्ड जो है वो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल होता है। अब हम आगे देखते हैं सोलेनोइडल फील्ड एंड वेक्टर पोटेंशियल। इफ द फील्ड f is divergence-less, मतलब del dot f equal to 0 everywhere in a simply connected region, the field is called solenoidal। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस 0 है तो फंक्शन जो है वो कर्ल ऑफ सम वेक्टर पोटेंशियल के बराबर होगा। इसी को हम सोलेनोइडल कहते हैं। जैसे कि हम डाइवर्जेंस थ्योरम से जानते हैं कि डबल इंटीग्रल ऑफ f डॉट एन डी एस इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट f इक्वल टू डी वी। अब यहाँ पे डेल डॉट f जो है वो डाइवर्जेंस है, तो डाइवर्जेंस अगर 0 होता है तो डबल इंटीग्रल ऑफ f डॉट एन डी एस जो है वो 0 हो जाएगा, जिससे हमें ये मिलेगा कि f इज ए कर्ल ऑफ सम वेक्टर पोटेंशियल। अगर आपको वेक्टर कैलकुलस के बारे में कुछ और भी जानना है तो आप मैथमेटिकल मेथड फॉर इंजीनियर एंड साइंटिस्ट 2 बाय केटी टैंक को रेफर कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।